नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमर और आज हम बात करेंगे डेंगू फीवर के बारे में। पहले हम ये जानते हैं कि डेंगू फीवर होता क्या है। डेंगू फीवर एक ऐसा फीवर है जो डेंगू वायरस से संक्रमित मच्छर के काटे जाने से होता है। इस मच्छर का नाम एडीज है और ये साफ पानी में पैदा होता है और दिन में काटता है। डेंगू वायरस के 4 सीरोटाइप होते हैं: डेनवी 1, डेनवी 2, डेनवी 3 एंड डेनवी 4। अगर कोई व्यक्ति डेनवी 1 से एक बार संक्रमित हुआ है तो उसके अंदर इस सीरोटाइप के प्रति इम्यून सिस्टम डेवलप कर जाएगा, यानी वो लाइफ में दोबारा डेनवी 1 से संक्रमित नहीं होगा। डेनवी 1 को छोड़कर डेनवी 2, 3, 4 सीरोटाइप से वो दोबारा डेंगू होने पे संक्रमित होगा। अब हम बात करते हैं कि इस फीवर में हमें क्या क्या सिम्टम आते हैं। जैसे कि ये एक वायरल इलनेस है तो इसमें हाई ग्रेड फीवर आएगा, हमारी आंखों के पीछे काफ़ी दर्द होगा, हमारे जॉइंट्स में दर्द होगा, शरीर में दर्द होगा, हमें बहुत तेज हेडेक होगा और कई बार हमें ऐसा लगेगा हड्डी टूटने जैसा पेन होगा, जिसके वजह से इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं डेंगू फीवर के बारे में। इसके आगे हम बात करेंगे डेंगू हेमरेजिक फीवर के बारे में, डेंगू शॉक सिंड्रोम के बारे में। ज़्यादातर केसेस 90% केसेस अप्रोक्सीमेट डेंगू फीवर के होते हैं, जिसमें से 5 से 10% केसेस ही केवल डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम में डेवलप करते हैं। अब हम जान लेते हैं अगर हमें सिम्टम आ गए तो हम क्या इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। सबसे पहले हम डेंगू सीरोलॉजी कराएंगे। डेंगू सीरोलॉजी में NH1 एंटीजन टेस्ट कराएंगे, ये शुरुआती 7 दिनों में पॉजिटिव आ जाता है। सेकंड नंबर पे हम CBC कराएंगे। CBC में हम देखेंगे कि TLC कितना है हमारा। जनरली इस बीमारी में TLC हमारा रिड्यूस हो जाता है। TLC के साथ हम प्लेटलेट देखेंगे। प्लेटलेट जनरली रिड्यूस करेगा, कभी कभी ये नॉर्मल भी रह सकता है। ये बीमारी में लीवर इंजर्ड होता है, जिसके वजह से जो लीवर एंजाइम है SGOT, SGPT ये एलिवेट कर जाते हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा एलिवेट कर जाते हैं, तो इसलिए हमें LFT भी करानी होती है। डेंगू वायरस की एक अच्छी बात यह है कि ये सेल्फ लिमिटिंग इलनेस है। ज़्यादातर केसेस में ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देने पे सही हो जाता है। इस केस में ज़्यादातर पेशेंट घर पे रह के सही हो सकते हैं। पहले नंबर पे उन्हें कंप्लीट रेस्ट करना है। दूसरे नंबर पे उन्हें हाइड्रेटेड रहना है। हाइड्रेटेड में जैसे कोकोनट वाटर ले सकते हैं, ORS ले सकते हैं या तरल पदार्थ उन्हें लेने हैं। तीसरे नंबर पे अगर उन्हें कोई सिम्टम आ रहा है तो अपने डॉक्टर के परामर्श पे उन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेना है। अब बात करेंगे किन पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट होना है। पहले नंबर पे वो लोग आते हैं जिनको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा है या जिन्हें बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो गई हैं, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए। या सेकंड नंबर पे जिन्हें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, नाक से ब्लीडिंग हो रही है, मुंह से ब्लीडिंग हो रही है, मसूड़ों से खून निकलने लगा है या यूरिन से खून आने लगा है, तो ऐसे लोगों को भी एडमिट हो जाना चाहिए। इसके साथ ही बताना चाहूँगा कि जुलाई से नवंबर के बीच में डेंगू केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इस बीच में पेन किलर को अवॉइड करें। अगर पेन किलर ले भी रहे हैं तो कम से कम लें और अगर कोई सिम्टम ऐसा आता है तो डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। अब एक साधारण सी बात करते हैं। अगर ये बीमारी हुई तो पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर आएगा, बहुत ज़्यादा थकान होगी और उसकी भूख भी खत्म हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? हाइड्रेटेड रहने के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कोकोनट वाटर ले सकते हैं, तरल पदार्थ ले सकते हैं। इस बीमारी में हमको हाई ग्रेड फीवर मिलेगा, हमारी भूख चली जाएगी, हमको बहुत ज़्यादा थकान होगी। अगर आपको फीवर आ रहा है तो पैरासीटामोल 650 mg एडल्ट डोज आप 6-6 घंटे पे ले सकते हैं, जिसमें फीवर भी डाउन हो जाएगा और आपको जो बॉडी में पेन हो रहा है उसमें भी राहत मिलेगी। दूसरे नंबर पे आप अगर आपका जी मिचला रहा है, उल्टी सा महसूस कर रहे हैं, तो आप ओंडासेट्रोन 4 mg की टैबलेट ले सकते हैं। लीवर भूख चली गई है, लीवर एंजाइम को सही करने के लिए एसिडॉक्सिकोलिक एसिड 300 mg सुबह शाम में ले सकते हैं। अगर आपको चकत्ते पड़ रहे हैं, रैशेज हो गए हैं, तो आप सिट्रीजिन की टैबलेट ले सकते हैं या अगर सिट्रीजिन की टैबलेट नहीं अवेलेबल हो पाती है तो आप गरी का तेल भी लगा सकते हैं वहाँ पर। साथ ही आपको देखना है कि आपका बीपी, पल्स, टेम्परेचर ये सब नॉर्मल रेंज में आ रहे हैं, ज़्यादा गड़बड़ तो नहीं हो रहे हैं। फ्रूट्स में हमारे यहाँ डेंगू फीवर में जनरली कीवी और पपाया पे बड़ा फोकस किया जाता है, बट आप सारे फल खा सकते हैं। सारे फल आपकी प्लेटलेटों को बढ़ाने के काम करते हैं। अब हम बात करते हैं डेंगू हेमरेजिक फीवर की।
जब आपका बुखार सही हो जाए, आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे फीवर नहीं आ रहा है, तो भी आपको 2 से 3 दिन अपने आप को बड़े सावधानी से रखना है, क्योंकि हो सकता है उस कंडीशन में डेंगू फीवर आगे प्रोग्रेस कर रहा हो, डेंगू हेमरेजिक फीवर के लिए या डेंगू शॉक सिंड्रोम के लिए। डेंगू हेमरेजिक फीवर, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, हेमरेज मतलब हीम, हीम शब्द लग रहा है मतलब खून आ रहा है, यानी खून आ रहा है तो जैसे नाक से खून आ गया, यूरिन से खून आ गया, मसूड़ों में खून आ गया, तो ये सारे डेंगू हेमरेजिक फीवर के सिम्टम आ जाते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर से संपर्क करना है और हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना है। अगर डेंगू हेमरेजिक फीवर में भी पेशेंट ने लापरवाही की और वो एडमिट नहीं हुआ, तो फर्दर ये डेंगू शॉक सिंड्रोम में भी कन्वर्ट हो जाता है। इसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से आपका बीपी बहुत डाउन हो जाता है, पल्स रेट बहुत तेज़ बढ़ जाता है, ब्लीडिंग होने की वजह से रेस्पिरेटरी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और आप जो ये आँख के नीचे ये देखते हैं पैलर, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से पेशेंट में खून की कमी हो जाती है, तो ये भी आपको रेड की जगह बिल्कुल सफ़ेद दिखाई देगा। ये एक इमरजेंसी कंडीशन है। एक बात और शेयर करनी थी कि आपको जो प्लेटलेट चढ़वाई जाती हैं, उसका भी एक क्राइटेरिया, रफ क्राइटेरिया है कि नॉर्मली 1 लाख से जब कम होती हैं प्लेटलेट्स, 40,000 तक जाती हैं, तो ये हम माइल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। 40,000 से लेके 20,000 को हम मॉडरेट साइटोपिनिया बोलते हैं, और 20,000 से भी जब कम हो जाती हैं, तो इसको हम सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। जितना प्लेटलेट डाउन होगी, उतनी ही ब्लीडिंग की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हो सकता है जो आपके डॉक्टर ने आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करें कि हो सकता है आपको, कुछ लोग 40,000 पे ही प्लेटें चढ़ा देते हैं, कुछ लोग 30,000 पे प्लेटलेट चढ़वा देते हैं, और जितना कम होगी उसमें तो प्लेटलेट चढ़वाना बहुत ही आवश्यक है। एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहता हूँ कि ये तो ट्रीटमेंट की बात हो गई। हम ऐसा भी कर सकते हैं ना कि हमको ये बीमारी हुई ना, या बहुत कम चांस हो कि ये बीमारी के संपर्क में हम आए, तो पहले नंबर पे अपने आसपास जो टायरों में, कूलरों में जो पानी जमा रहता है, उसको साफ कर दें। दूसरे नंबर पे फुल जो शर्ट्स पहनते हैं, फुल स्लीव की शर्ट पहने। तीसरे नंबर पे हम ऑल आउट मॉस्किटो कॉइल्स ये सब यूज़ कर सकते हैं, या हम अपने मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए। खुश रहें, स्वस्थ रहें, 20 मिनट एक्सरसाइज करते रहें। थैंक यू।